ये तो कोई भी ढूंढ सकता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, बट मेन थिंग इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कांस्टेंट. वी नो दैट इट इज r, नो इट्स थीटा. वी टेक दिस एग्जांपल ऑफ अ पैराबोला फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं y एक्सिस और यहाँ पर लेते हैं x एक्सिस. अब इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स देखो कितने हैं. देखो, वी नो दैट इन दिस सिचुएशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x. ओके, सॉरी, y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ये है ना, मतलब कि y एंड x आर इंटरलिंक्ड. वी कैन से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x. अगर हमें x पता है, देन वी कॉल इट, देन वी कैन फाइंड इट y. ओके, बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में क्या है, हमें क्या चाहिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वही हमें चाहिए दैट आर इंडिपेंडेंट. दैट आर, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, वी मस्ट चूज दोज कोऑर्डिनेट्स एज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स दैट आर इन टोटली इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट एक तो x मैंने मान लिया हमारा क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ऊपर से मैं y को भी मान रहा हूँ. y को नहीं मानना जनरलाइज कोऑर्डिनेट. क्यों नहीं मानना? बिकॉज y वी कैन फाइंड y फ्रॉम द x. तो y तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ना, दैट इज y इज डिपेंडिंग ऑन x. सो इन दैट सेंस ओनली x इज इंडिपेंडेंट, y इज नॉट इंडिपेंडेंट. तो जहाँ पर एक ही हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है. ओके, अच्छा, अगर ये नहीं समझ लगा, दूसरी वे में हम समझते हैं इसको. वेरी वेरी, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. सेकंड वे से क्या हम समझते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम. आई एम राइटिंग हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF. अब अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढना सीख लिया हो तो then you can easily find the number of generalized coordinates. अब इसमें नंबर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. और ये कैसे पॉसिबल है, ये इसके इक्वल को क्यों होता है, मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई. इन द नियर फ्यूचर आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. अभी तक ये मान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, इज इक्वल टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट नंबर, उसका फॉर्मूला है दैट वी नो, इट्स फॉर्मूला इज 3n - c. 3n - c. अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड c इज and what is C is the number of constraint, number of constraints. दिख रहा हो शायद तुमको, number of constraints. अब देखो, number of particles is 1 क्योंकि एक ही बॉल मैंने फेंक की है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 बट वी हैव टू माइनस फ्रॉम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स. तो ये तो कोई भी ढूंढ सकता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो इतना पोर्शन तो कोई भी ढूंढ सकता है. बट मेन थिंग इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट. अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ढूंढने हैं, देन व्हाट आई विल डू टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस. मतलब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसे कितने लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पैराबोलिक पाथ एंड ऑल्सो दिस इक्वेशन इज अ पैराबोलिक पाथ. और कोई इक्वेशन लिख सकता हूँ इसको, देखो ध्यान से, और कोई इक्वेशन लिख सकता हूँ इसको, देखो z इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ ना. अगर मैं यही मानूँ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, then it means it will follow parabolic path. Okay, but also it is y explain. हमारे पास कितनी ये देखो जहाँ पर 3n क्यों लिखा मैंने, 3 टाइम्स n, क्योंकि मैं जब ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, अब ध्यान से सुनो, अगर ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फॉर द 3D, फॉर द 3 डायमेंशंस,
ओके अगर तुमने यही फॉर्मूला 2 डायमेंशंस के लिए लिखना हो देन यू कैन राइट 2n, नो प्रॉब्लम. ओके then you can write 2n, but when I write here 3 means I am talking about the 3D motion. ठीक है, अब अगर 3D बट ये मोशन तो 3D है ही नहीं. ठीक है, मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गई कि ये 3D में मूव ही नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो द रेस्ट्रिक्शन. और जहां तुमने देखा रेस्ट्रिक्शन है वहां पर एक इक्वेशन होगी और वो इक्वेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू 0. ओके तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई. दिस वाज इंपॉर्टेंट. ओके सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0. सो द नंबर ऑफ constraints are 2, so we will get answer as 1. we will have 1 degree of freedom. or you can take as, अगर ठीक है 3D के लिए करो बस. ठीक है ओके एक और एग्जांपल जिससे तुम्हें और ये क्लैरिटी मिल जाएगी. मैंने ठीक है अगर मैं कहूं अब के पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है अब इसमें मुझे पता है दैट वी कैन रिलेट व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिलेट दिस विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि जो सर्कल में मूव कर रहा है देन इट मस्ट फॉलो अ सर्कुलर इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ये है यही मेरी इक्वेशन क्या कहेगी, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, और ये मेरा पहला कांस्टेंट माना जाएगा. ओके क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D मोशन. अब ये तो फिर 2D मोशन में ही आ रहा है, देयर इज नो 3D मोशन हियर. तो अब सेम z इज इक्वल टू 0 भी मेरी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट. तो मेरे अभी इसमें कितने कांस्टेंट आ गए, 2. तो यहां पर भी मेरी फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 1. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दो. अब किसकी एग्जाम्पल दूं, अब एग्जाम्पल दूं. दिस इज अ स्फीयर नॉट अ सर्कल. दिस इज अ स्फीयर नॉट अ सर्कल. So this is a sphere and we are suppose that my particle can move only on the surface of the sphere, can only move on the surface of sphere. ठीक है, this is a condition that is given to us. अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने निकालेंगे. ठीक है अब देखो कई केसेस में हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम अगर निकालेंगे तो कई बार मुश्किल भी आती है. ठीक है तो इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालेंगे, हम वी विल जस्ट फाइंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स. मीनिंग दैट पहले तो तुम देख लो, हम अगर ये स्फीयर पे ऊपर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल स्फीयर के ऊपर अगर मूव करता है, देन we will choose a spherical coordinate system. इतना तो क्लियर है ना. then we will, in order to find the number of generalized coordinates, we should know what are its coordinates in the spherical. We know that it is r, we know it's theta, we know it's phi. okay we know it's r, we know it's theta, we know phi. अब अगर वो स्फीयर के ऊपर ही मूव कर रहा है देन r इज कांस्टेंट. ठीक है तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि r कांस्टेंट है. इट इज तो मतलब r कांस्टेंट का मतलब कि रेडियस तो सेम ही रहेगा ना अगर सरफेस पर वो मूव कर रहा है. दैट मीन्स दिस मोशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस r, रेडियल डिस्टेंस r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो इसको हमने कैंसिल कर दिया. डिपेंड किस पर करेगा, थीटा फाई पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इट कैन मूव लाइक दिस इन द एक्स वाई प्लेन. इट थीटा पर कैसे करेगा, इट कैन मूव लाइक दिस, जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है. ओके इट कैन मूव लाइक दिस.
तो ये मोशन थीटा और फाई पर ही डिपेंड करेगा. दैट्स वाई वी विल हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. ओके, अच्छा ऐसे भी कर सकते थे. दूसरा तरीका यही जो हमारा सिंपल वाला तरीका है यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए. जहाँ सीधा ही इसको भी देखो, नंबर ऑफ कांस्टेंट अगर तुम्हें इक्वेशन पता है, तो अगर तुम ज़्यादा ही मैथमेटिकल जाना चाहते हो, देन यू कैन राइट द इक्वेशन. एक इक्वेशन तो हो जो डिस्क्राइब करे. दैट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ दैट आर इज कांस्टेंट. दिस इज द इक्वेशन, सॉरी स्मॉल आर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट. ओके, जाने कि हमें एक ही मिली यहाँ पर, तो 3 1 - 1 दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. ठीक है, क्योंकि आर इज कांस्टेंट. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन और एक ही इक्वेशन होगी. तो ऐसे हमने ढूंढने हैं हमारे नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन.